जय हिंद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 12 जो है वो मूल अधिकार का पार्ट है। अनुच्छेद 12 मूल अधिकार का पार्ट है, मतलब आपको पता होना चाहिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स कहाँ मेंशन्ड हैं। आर्टिकल 12 to 35 इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और अनुच्छेद 12 इसका पहला आर्टिकल है। हम देख लेते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों में जो पहला अनुच्छेद दिया हुआ है आर्टिकल 12 वो किसकी बात करता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं कि आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस द डिफिनीशन ऑफ द टर्म स्टेट। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कि आर्टिकल 12 डिफाइन क्यों करता है स्टेट को, और स्टेट को डिफाइन करने की जरूरत क्या आन पड़ी। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स, मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, अगर आप देखोगे पिछले क्लास में जाके जो मेरा पहला वीडियो फंडामेंटल राइट्स के इंट्रोडक्शन पर पड़ा हुआ है, वहां मैंने आपको बताया था कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप जा सकते हो डिफरेंट हाई कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री। लेकिन कौन वायलेट करेगा आपके फंडामेंटल राइट्स को, तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो उस वायलेशन के लिए जरूरी होना चाहिए कि ये स्टेट की डिफिनीशन क्या है, अभी हम देखेंगे। स्टेट की डिफिनीशन में कौन कौन कवर हो रहा है वो भी देखेंगे। तो अगर ये जो डिफिनीशन ऑफ द टर्म स्टेट दी हुई है इसमें से कोई भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो आप उनको ड्रैग कर सकते हो इन द सुप्रीम कोर्ट एंड डिफरेंट हाई कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री। तो क्लियर, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? वी आर डिस्कसिंग आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल राइट्स are mentioned from articles 12 to 35 in part 3 of the Indian Constitution। आर्टिकल 12 क्या बताता है? आर्टिकल 12 बताता है कि what is the definition of the term state। definition of the term state के बारे में बात करता है आर्टिकल 12 of the Indian Constitution। और कैसी definition देता है definition of the term state की, मतलब राज्य को कैसे परिभाषित करता है। तो आर्टिकल 12 में जो डिफिनीशन ऑफ द टर्म स्टेट है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? वो इंक्लूड करता है यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनियन लेजिस्लेचर। अब यूनियन गवर्नमेंट में कौन आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगी। यूनियन लेजिस्लेचर में कौन आएगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के कौन कौन भाग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? तो पहला कंपोनेंट जो हमारे डिफिनीशन ऑफ द टर्म स्टेट में आएगा वो कौन है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग से। ठीक है, तो समझ में आ गया। मतलब डिफिनीशन ऑफ द टर्म स्टेट इंक्लूड्स पहला यूनियन लेजिस्लेचर एंड यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट गवर्नमेंट की डिफिनीशन में कौन आ रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स में गवर्नमेंट होंगी। एट द सेम टाइम स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में आपको ध्यान रखना है हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होने का मतलब क्या है कि वहां पे सिर्फ देयर इज वन हाउस फॉर द लेजिस्लेशन। केवल एक ही हाउस है जो लेजिस्लेशन का काम करेगा। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग पावर। क्लियर? समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट, और भी हमारे अगर आप देखोगे तो कुछ स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं जहां पर बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया में वो कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर होने का मतलब क्या है कि दे हैव टू हाउसेस फॉर द लॉ मेकिंग। दैट इज दे हैव द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हिंदी में बोलते हैं विधानसभा, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद। तो देयर आर 6 स्टेट्स इन इंडिया विच हैव बाईकैमरल लेजिस्लेचर, मतलब विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। और 28 स्टेट्स इन इंडिया हैव, आप कह सकते हो, दे ऑल हैव द यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। एट द सेम टाइम देयर आर सम स्टेट्स व्हिच हैव बाईकैमरल लेजिस्लेचर एज वेल। लेट मी कंक्लूड व्हाट वी आर डिस्कसिंग। वी आर डिस्कसिंग आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस द डिफिनीशन ऑफ द टर्म स्टेट। क्लियर? स्टेट की डिफिनीशन में अब क्या क्या आएगा? पहली चीज मैंने आपको बताई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आएगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गई। क्लियर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग से है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट आ जाएंगे। सेकंड मैंने आपको बताया स्टेट गवर्नमेंट, वेरियस गवर्नमेंट्स ऑफ द स्टेट। एट द सेम टाइम स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में मैंने आपको बताया देयर आर सम स्टेट्स इन इंडिया विच हैव बाईकैमरल लेजिस्लेचर। बाईकैमरल लेजिस्लेचर मतलब क्या? देयर आर 2 हाउसेस फॉर द लेजिस्लेशन। 2 हाउसेस फॉर द लेजिस्लेशन मतलब देयर विल बी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज नोन एज विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है? देयर इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज नोन एज विधानसभा एंड देयर इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विच इज नोन एज विधान परिषद। समझ में आ रही है यहां तक की बात की नहीं? तो मैंने आपको बताया कि स्टेट की डिफिनीशन में पहला कौन आ रहा है? यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ दिस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सेकंड आपके पास कौन है? स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आ जाएंगी। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन केस दे हैव बाईकैमरल लेजिस्लेचर। थर्ड ऑल लोकल अथॉरिटीज। अब लोकल अथॉरिटीज कौन सी हैं? आपको पता होना चाहिए इंडिया में देयर इज अ
थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट। थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैसे है हमारे पास, या आप कह सकते हो देयर इज अ थ्री टियर ऑफ गवर्नमेंट। एट सेंट्रल लेवल वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट लेवल वी हैव स्टेट गवर्नमेंट, लोकल लेवल वी हैव लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया था, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं आपको हिंट दे देता हूं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एंड व्हेन आपको बताना है म्युनिसिपैलिटीज को और पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया अकॉर्डिंग टू, आप कह सकते हो दीज टू स्टेटस 73rd एंड 74th। आपको ईयर मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में, क्लियर। सो ये ऑल लोकल अथॉरिटीज में क्या आएंगी, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सारी चीजें जो लोकल अथॉरिटीज हैं ये सभी आ जाएंगी डिफिनीशन ऑफ द टर्म स्टेट में। और एंड ऑल स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। अब ये स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं। देखो बॉडीज तीन तरीके की होती हैं। पहली होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही मेंशन्ड है। मींस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर दोज बॉडीज विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, सच एज सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहां मेंशन्ड है, अनुच्छेद 324 में मेंशन्ड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देन वी हैव अ स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज आर दोज बॉडीज विच आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट मतलब क्या, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कोई एक्ट पास करके उस बॉडी को क्रिएट किया। सर एग्जांपल बता दो, एग्जांपल जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC, उसको बनाने के लिए, या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स एट नेशनल लेवल, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इज अ वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स एट स्टेट लेवल। इन दोनों को क्रिएट किया गया था बाय द पासिंग ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। मतलब इन बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट नहीं किया है, इन बॉडीज को किसने क्रिएट किया है, पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया था, उसने क्रिएट किया है। तो ये क्या बन गई, स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो सभी स्टैट्यूटरी बॉडीज जो क्रिएट की गई हैं बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, दे विल आल्सो कम अंडर द डिफिनेशन ऑफ द टर्म स्टेट। यहां तक की बात समझ में आ गई। एज वेल एज सम नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज मतलब क्या, ऐसी बॉडीज जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही किसी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट की गई है, बट अगेन दे आर वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट। जैसे CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को क्रिएट करने के लिए अभी तक लॉ, कोई भी पार्लियामेंट ने लॉ पास नहीं किया है। तो ये क्या हो गई, एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ऐसे ही नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। एट द सेम टाइम CBI मतलब क्या, जो मैं आपको डिफिनीशन ऑफ द टर्म स्टेट बता रहा हूं, इसके डिफिनीशन में आने वाले वो सभी टर्म्स जो मैंने आपको बताया, कौन कौन इस डिफिनीशन ऑफ द टर्म स्टेट में आएगा। अगर ये कोई भी ऐसा लॉ बनाते हैं, कोई भी ऐसा एक्शन लेते हैं जिसकी वजह से आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो आप इनको ड्रैग कर सकते हो इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द टर्म स्टेट। जल्दी से देख लेते हैं कुछ और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्टिकल 12 से रिलेटेड। क्लियर। सो व्हाट इज आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 पहली चीज तो ये पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां मेंशन्ड है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मेंशन्ड है। फिर मैंने आपको बताया व्हाई यू हैव टू डिफाइन द टर्म स्टेट। डिफिनीशन ऑफ द टर्म स्टेट देने की क्या जरूरत है, क्यों, क्योंकि अगर ये स्टेट की डिफिनीशन में आने वाले जो भी बॉडीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और हाई कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 रिस्पेक्टिवली। एट द सेम टाइम आप देखोगे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स की वर्डिंग, या सारे फंडामेंटल राइट्स की वर्डिंग हम कह लें ऐसे ही स्टार्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 की बात करोगे, वो क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन टू थिंग्स, व्हाट, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऐसे ही अगर आर्टिकल 15 की बात करोगे तो क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब क्या, जितने भी फंडामेंटल राइट्स की वर्डिंग आप देखोगे आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक, उसमें यह कहा जा रहा है कि द स्टेट शैल नॉट डू दिस, द स्टेट शैल नॉट डू दिस, द स्टेट शैल नॉट डू दैट। मतलब क्या, ये स्टेट है कौन, तो इसलिए आपको समझना जरूरी है कि स्टेट है कौन। तो अगर आपको स्टेट की डिफिनीशन नहीं पता होगी तो आपको पता नहीं होगा कि अगर कौन मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट करेगा तो मैं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता हूं। तो समझ में आ गया व्हाई डिफाइनिंग द टर्म स्टेट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑल द फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट विद द वर्डिंग द स्टेट शैल नॉट डू दिस, द स्टेट शैल नॉट डू दैट, द स्टेट शैल नॉट डू दिस मीन्स व्हाट, द स्टेट शैल नॉट वायलेट माई फंडामेंटल राइट, एंड इफ द स्टेट डज we can drag them into the supreme court and high court of this country। तो स्टेट की डिफिनीशन में कौन कौन आता है, सबसे पहली चीज याद रखनी है कि आर्टिकल 12 प्रोवाइड्स अस द डिफिनीशन ऑफ द टर्म स्टेट। अब स्टेट की डिफिनीशन में आएगा कौन कौन, पहली चीज मैंने बताया लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट।
लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन आ रहा है? लेजिस्लेटिव मतलब क्या? यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर हमारे यहाँ कौन है? यूनियन के लेवल पे, सेंट्रल के लेवल पे लॉ बनाने वाली बॉडी कौन सी है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स इनके लॉ से वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाके उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट में आप देखोगे तो कौन सा आएगा? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। मतलब लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स में तो पार्लियामेंट आ गया, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद आएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी ऐसे लॉ नहीं बना सकती, ऑर्डर्स नहीं इशू कर सकती है जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे। तो पहले लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट वी आर डिस्कसिंग आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज व्हाट? इट प्रोवाइड्स अस द डिफिनेशन ऑफ द टर्म स्टेट। क्लियर? एंड द टर्म स्टेट इंक्लूड्स अंडर आर्टिकल 12, पहली चीज मैंने बताया आपको, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में क्या आ जाएगा? अगर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगा, अगर सिंगल हाउस फॉर द लेजिस्लेशन होगा तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आएगी जिसको हिंदी में बोलते हैं विधानसभा, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा तो उसको हम बोलते हैं विधान परिषद। मतलब देयर आर सम स्टेट्स इन इंडिया विच हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी यहाँ है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी यहाँ है। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर। क्लियर? तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन में कौन कौन आएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट खुद आ जाएगी। फिर मैंने आपको बताया ऑल लोकल अथॉरिटीज सच एज पंचायत, म्युनिसिपालिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। पंचायत एंड म्युनिसिपालिटीज को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट, ऑल द स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज ऐसी बॉडी जो क्रिएट की गई है बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे मैंने आपको बताया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। मतलब क्या? इन बॉडीज को क्रिएट करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया है? एक एक्ट पास किया है। मतलब ये बॉडीज भी कुछ ऐसा एक्शन नहीं ले सकती, ये बॉडीज भी कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा। मीन्स व्हाट? दे ऑल्सो कम अंडर द डिफिनेशन ऑफ द टर्म स्टेट। कुछ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज भी हैं जैसे सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एज वेल एज नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये सब भी कोई ऐसी डिसीजंस, कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाएंगी जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। अगर होगा तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू प्रोटेक्ट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज व्हाट? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई ऐसी प्राइवेट बॉडी भी है या एजेंसी है जो वर्क कर रही है एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट मतलब क्या? जो स्टेट के फंक्शन है, वेलफेयर फंक्शन है, उसको परफॉर्म कर रही है, तो वो बॉडी भी स्टेट की डिफिनेशन में आ जाएगी अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, इवन अ प्राइवेट बॉडी और एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या? आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफिनेशन ऑफ द टर्म स्टेट दिया हुआ है उसके अंदर हम 5 पॉइंट्स में क्लब कर सकते हैं कि स्टेट की डिफिनेशन में कौन कौन आने वाला है। पहला, यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। समझ में आ रही बात कि नहीं? हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ऑल लोकल अथॉरिटीज सच एज पंचायत, म्युनिसिपालिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। क्लियर? फोर्थ मैंने आपको क्या बताया कि ऑल द स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज which have been created by the government of India or government of different states in this country. Last but not the least, any private body which is working as an instrument of the state. Instrument of the state मतलब क्या? Performing the functions of the state, they will also fall under the purview of Article 12 of the Indian Constitution. Last में कुछ मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, आप भी इस पर सोचिएगा कि क्या जुडिशरी पार्ट है एक स्टेट का? मतलब अगर आप देखोगे कि इज जुडिशरी अ पार्ट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस 2002 में यह कह दिया है कि जुडिशरी के प्रोसीडिंग्स में यह ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो। मतलब क्या? कि जुडिशरी जब जजमेंट्स दे रही होगी, जब प्रोसीडिंग्स परफॉर्म कर रही होगी, तो ध्यान रखेगी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट वी आर डिस्कसिंग द टर्म स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या जुडिशरी उस डिफिनेशन में आता है? यह चीज एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस ऑफ 2002 हैज टोल्ड दैट द एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स
will not violate the fundamental rights of its citizens. क्लियर, ये चीज ध्यान रखेंगे, यहां लिखा गया है, देख लो, इट जुडिशरी अ पार्ट ऑफ स्टेट, इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस 2002 में कह दिया है कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वायलेटेड बाय एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। लास्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, व्हाट अबाउट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, क्या यूनाइटेड नेशंस और उसकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी अंडर द डिफिनीशन ऑफ द टर्म स्टेट? ये केस उठा दिल्ली हाई कोर्ट में अंडर संजय बाहेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। संजय बाहेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया क्या, कि यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट कम अंडर द डिफिनीशन ऑफ द टर्म स्टेट। तो ये पॉइंट आपके यूपीएससी प्रीलिम्स या डिफरेंट स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, या मेंस में लिखने के लिए पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द टर्म स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो में हमने अभी तक क्या डिस्कस किया? इस वीडियो में हमने डिस्कस किया डिफिनीशन ऑफ द टर्म स्टेट। कहां दिया हुआ है? आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अब ये टर्म स्टेट इंक्लूड क्या करता है? यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम। मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्टेट की डिफिनीशन है इसमें 5 पॉइंट्स में हम क्लब कर सकते हैं। पहला, यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ऑल लोकल अथॉरिटीज सच एज पंचायत, म्युनिसिपालिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। फिर मैंने आपको बताया ऑल स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। पांचवा मैंने बताया कि एनी प्राइवेट बॉडी विच इज वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ स्टेट विल ऑल्सो फॉल अंडर द परव्यू ऑफ द टर्म स्टेट। फिर मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताया, क्या जुडिशियरी स्टेट की डिफिनीशन के अंदर आता है? तो रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस ऑफ 2002, सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्लिसिटली सेड कि एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स विल नॉट वायलेट व्हाट, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। एट लास्ट, क्या यूनाइटेड नेशंस और इसकी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं स्टेट की डिफिनीशन में? तो हम कह सकते हैं कि नो, दे डू नॉट कम अकॉर्डिंग टू दिल्ली हाई कोर्ट इन संजय बाहेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। Delhi High Court has upheld that yes, United Nations and its organizations will not come under the definition of the term state. I hope आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है आपके लिए। थैंक यू।